नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का विषय है पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसमें हम आपको राजपूतों के बारे में बताएंगे। राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों का परिचय, मिश्रित उत्पत्ति, क्षेत्र विस्तार, राजपूतों के प्रमुख राजवंश के बारे में बताएंगे और कश्मीर की प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगी जिसमें राजपूतों के बारे में बताया उसके बारे में बताएंगे। फिर राजपूतों वंश एवं जातियों के आधार पर उनका विभाजन हुआ है उसके बारे में बताते हैं। लेकिन राजपूत आए कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में बताया जाता है कि राजपूत संस्कृत भाषा के राजपुत्र से ही लिया गया है। राजपूत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के राजपूत से हुई है। ऐसा ये कहा जाता है कि राजपूत 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक के काल में इन्होंने शासन किया। 647 में जब 647 में जब पुष्यभूत वंश के सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जब संपूर्ण भारत में कोई केंद्रीकरण नहीं रहा, तो उस समय जो उत्तर पश्चिमी भारत में जो एक शासन राजा करते थे, वहाँ के छोटे से राज्यों के राजा आपस में संघर्ष किया करते थे, लड़ाई करते थे। वो एक दूसरे की अधीनताओं में लाने का प्रयास करते थे। जो उस क्षेत्र की उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के जो राजा थे वही राजपूत कहलाते हैं, जिन्होंने 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक शासन किया और ये राजपूत कहलाते हैं। जब उत्तर पश्चिमी भारत में जब अरबों और गजनवियों और मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था, उस समय ये राजपूत वंश भारत के उत्तर पश्चिम भाग में विद्यमान थे और इन्होंने उन विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की सुरक्षा की थी और इन्होंने अपने भारत की रक्षा के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी और कई संघर्ष भी किए हैं। राजपूत 7वीं शताब्दी में एक प्रकट हुए और भारत के उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र पर शासन किया और इनका क्षेत्र विस्तार जो है वो दक्षिण भारत में भी इनके साम्राज्य को देखा जा सकता है। अब हम आपको इनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ विदेशियों के तथ्यों के बारे में बताते हैं। विदेशी उत्पत्ति कनिंघम महोदय ने विदेशी जाति का बताया है। कर्नल जॉन स्टार्ट और स्मिथ ने इन्होंने विदेशी बताया। ये शक, कुषाण आदि जनजातियां जो भारत में आई और भारत में रहकर इन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय धार्मिकों में विलीन हो गए और यही आगे चल के जो राजपूत कहलाते हैं। ये कर्नल जॉन स्टार्ट और स्मिथ के का कथन है। गौरी शंकर हीराचंद इन्हें क्षत्रिय मानते हैं। चंद्रवरदाई इन्हें अग्निकुल का मानते हैं। चंद्रवरदाई की कृत पृथ्वीराज रासो जो पृथ्वीराज चौहान के राज दरबार में एक विद्वान कवि थे, इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुल से बताई है। बताया जाता है कि एक बार ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत के निकट दैत्यों से भारत की रक्षा करने या यज्ञों की रक्षा करने के लिए आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, जिसमें अग्नि की लौ से 4 जो राजपूत वंश निकले, उनमें परमार, चालुक्य, चौहान और प्रतिहार, परमार और ये चालुक्य, ये आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के द्वारा किया गया यज्ञ के द्वारा उसकी लौ से जो वंश उत्पन्न हुए, उनमें आपको चौहान वंश, प्रतिहार वंश, परमार वंश और चालुक्य वंश, ये 4 उत्पत्तियां
ऋषि वशिष्ठ के द्वारा अभूगर्भवत किया गया हवन से उत्पन्न हुई ये 4 जातियां थी, जिन्होंने भारत पर, उत्तरी भारत पर एक छत्र शासन किया। और इसके बाद उनके जो क्षेत्र विस्तार होता है तो इसमें कुछ राजपूत राज दक्षिण भारत में चले जाते हैं, कुछ पूर्व मध्य भारत में चले जाते हैं और कुछ उत्तर भारत में ही रहकर शासन करते हैं। जिस समय अरबों और गजनवियों और मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो इन जातियों ने भी उनसे संघर्ष किया और कहीं अधिक तक उन्होंने इन विदेशी जातियों को रोके रखने में भी सफलता प्राप्त की। लेकिन जब तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जब युद्ध हुआ तो इनकी सत्ता चरमरा गई और विदेशियों ने भारत पर आके आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। अब हम आपको इन्हीं में एक और हैं गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर, इन्होंने इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई जाती है। मिश्रित उत्पत्ति 16वीं शताब्दी के फारसी भाषा में लिखे गए तारीख फरिश्ता या तारीख फरिश्ता, इसके लेखक फरिश्ता मोहम्मद ए फरिश्ता हैं। इन्होंने भी राजपूतों को मिश्रित उत्पत्ति का बताया जाता है कि जब कोई राजा मिश्रित उत्पत्ति का बताते हैं। इनका क्षेत्र विस्तार जो है राजपूतों का वो इस प्रकार है। जो जिस समय क्षेत्र विस्तार के बारे में बताते हैं तो जो राजपूत राजा जो शासन कर रहे थे भारत पर, वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। दिल्ली पर चौहान वंशों का शासन था। प्रतिहार वंश के जो राजा थे वो राजस्थान में शासन कर रहे थे और जो चालुक्य वंशी जो राजा थे वो गुजरात में शासन कर रहे थे। परमार मध्य प्रदेश में एक थार नामक स्थान पड़ता है जहाँ पर परमार लोग शासन कर रहे थे और गढ़वाल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कन्नौज में शासन कर रहे थे। इन सभी में चौहान, प्रतिहार और चालुक्य वंशी, गढ़वाल वंशी ये सभी राजपूत शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। ये किसी विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने में भारतीय सुरक्षा की और जब गहेड़वाल वंश का शासक का मुकाबला पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध में तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हो जाते हैं तो उनका सामना मोहम्मद गौरी से होता है जो गहेड़वाल वंश शासक थे और कन्नौज में शासन कर रहे थे। इन्होंने मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में 1194 चंद्रवार का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी कन्नौज के राजा जयचंद को पराजित कर देते हैं। इससे मोहम्मद गौरी का पूरे भारत पर अधिकार हो जाता है और जो राजपूत थोड़े बच्चे होते हैं वो इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और इनकी अधीनता में ही भारत पर शासन करते हैं। अब हम आपको प्रमुख राजवंशों के बारे में बताते हैं। जिस समय भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था उस समय जो राजपूत वंश थे उनमें चौहान वंश, प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश, गहेड़वाल वंश, तोमर वंश और सिसोदिया वंश, ये जो सिसोदिया वंश हैं वो राजस्थान के मारवाड़ इलाके में शासन कर रहे होते हैं और ये भी राजपूत होते हैं जो मुस्लिम आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा करते हैं। कश्मीर के इतिहास की प्रसिद्ध पुस्तक जिसके लेखक राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्लड़ हैं, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में राजपूतों के 36 कुलों के बारे में बताया है। राजपूत वंश की जो जातियों के आधार पर इनका विभाजन हुआ है, जैसे कि बताया जाता है कि जो चौहान कुछ सूर्यवंशी हुए हैं, कुछ चंद्रवंशी हुए हैं और कुछ अग्निकुल से उत्पन्न हुए हैं, जो अपने आप को चौहान वंश बताते हैं। राजपूत शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो राजपूत की संस्कृत भाषा के राजपूत से हुई है। इन्होंने भारत पर शासन
7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक किया है। और उत्पत्ति के आधार पर इन्होंने कनिंघम ने विदेशी बताया है, कर्नल टाडो स्मिथ ने भी इन्हें विदेशी बताया है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इन्हें क्षत्रिय बताया है। चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक कवि थे, इन्होंने इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर इन्होंने ब्राह्मणों से बताई है। और ईश्वरचंद्र प्रसाद और इन्हें विदेशी उत्पत्ति का बताया है। मिश्रित उत्पत्ति में तारीख ए फरिश्ता जो फरिश्ता की पुस्तक है, इन्होंने राजपूतों को मिश्रित जात का बताया है। इनका क्षेत्र विस्तार होता है। चौहान दिल्ली पर चौहान का शासन था, प्रतिहारों का राजस्थान में शासन था, और चालुक्यों का दक्षिणी गुजरात में शासन था, परमार का थार में शासन था, और घेरवाल वंश का शासक जो प्रसिद्ध शासक था कन्नौज पर शासन कर रहा था, जिसने जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में 1194 के चंद्रवान के युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध होता है, जिसमें जयचंद पराजित हो जाता है और मोहम्मद गौरी का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है, क्योंकि 1192 के युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। और इस प्रकार जो चौहानों की जो उत्तर भारत में जो एक संघ था, जिस समय 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने एक राजपूतों का संघ बनाया था, जिसमें राजपूतों ने और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें जो राजपूतों का संघ था उसने पृथ्वीराज के साथ संघर्ष की लड़ाई लड़ी, जिसमें मोहम्मद गौरी को 1191 के युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया। और इसके बाद जब मोहम्मद गौरी अपने प्रदेश गजनी लौट गया, तो इसके बाद जब मोहम्मद गौरी अपनी सेना का संगठन करके दोबारा भारत पर आक्रमण किया, उस समय राजपूतों का संगठन बिखर गया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में शत्रुता हो गई थी। इसका मेन कारण यह है कि जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण करके उससे विवाह किया था। इस पर्पज से जयचंद और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे शत्रु बन गए थे। और जब विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, तो किसी भी राजपूत ने उनकी सहायता नहीं की। और 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। इसके बाद मोहम्मद गौरी 1194 चंद्रवान के युद्ध में कन्नौज के राजा जयचंद से उनका सामना होता है। और 1194 चंद्रवान के युद्ध में मोहम्मद गौरी जयचंद को भी पराजित कर देते हैं। उधर पृथ्वीराज चौहान भी पराजित हो जाता है। और इस प्रकार भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का अधिकार हो जाता है और आगे चल के दिल्ली सल्तनत का मार्ग प्रशस्त होता है। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।